हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। स्वागत है आपका अपने प्यारे से बैच 10 संभव बैच में, जहां हम हमारे सपनों के बीच आने वाली हर उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। वो फिजिक्स के वो कॉन्सेप्ट, वो सवाल जो हमारे सिलेक्शन को रोकने में बाधा बनते हैं, हम करते हैं उन्हें मिलकर उन समस्याओं का समाधान, उन सवालों को करते हैं सॉल्व। तो संभव बैच में हम नॉर्मली सभी टॉपिक्स को कवर कर लेकर चलते हैं। सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन्हें कवर ले करके चलते हैं, और आए हुए पुराने ईयर्स में जो सवाल है उन्हें भी हम कवर करके चलते हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे। ठीक है, सवाल जैसे जैसे हम करते रहेंगे वैसे वैसे हमें लगेगा भी कि नहीं, हम कुछ सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। क्योंकि अभी भी कईयों को लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा, अभी टाइम है कि नहीं है, इतना टाइम तो गुजर चुका है, अभी तो लास्ट का टाइम है, क्या पता सिलेक्शन का चांसेस बनता है कि नहीं बनता। अरे भाई, बनता है, सिलेक्शन का चांस बनता है। तू पहले तैयारी तो करना चालू कर। तूने तो पहले ही हार मान ली, तो हार नहीं माननी है। असंभव को संभव कराकर दिखाना है, संभव बनाकर दिखाना है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और क्लाइमैक्स हमारे हाथ में है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास संभव बैच 26 क्लास है, जिसमें हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यूज किए थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हमने वहां पर बात की, उसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही जो पैटर्न बेस्ड और ट्रिकी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, हमने उनके बारे में भी बात की थी। ठीक है, यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो भाई साहब वो देख लेना, क्योंकि बड़ी धांसू क्लास है। बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हुआ ये कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो किसी कारणवश मुझे एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद 20-25 मिनट के बाद में वापस दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी थी, तो मैंने वहाँ से माइक हटा दिया था और वो प्लग नहीं लगा पाया वापस माइक का। उसकी वजह से प्रॉपर आपके पास ऑडियो पहुँचा नहीं और मुझे पता लगा नहीं, और मैंने 1.5-2 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर दी आपके लिए। जब पता लगा तब बहुत दुख हुआ, क्योंकि 2 घंटे क्लास बड़ी बात होती है और दोबारा बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आपको यदि साउंड क्वालिटी थोड़ी सी जो नॉर्मल अपन बिना ईयरफोन के सुनेंगे तो आवाज़ गूंजती हुई दिखाई देगी, सुनाई देती है हमको, तो उस गूंजती हुई आवाज़ से यदि बचना है और क्लियरली हमें सुनना है तो आपको क्या करना है, आपको ईयरफोन लगाकर वो क्लासेस देख लेनी है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ईयरफोन लगाइए, ज़्यादा हाई पिच पर वॉल्यूम मत रखिए, थोड़ा सा लो वॉल्यूम या मीडियम वॉल्यूम रखिए, आपको क्लियरली सबको सुनाई देगा। और यदि आपने वो क्लास ज्वाइन कर ली है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है। ठीक है, बट उसके लिए आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आज मैंने देख लिया है, अब थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती है। शाम के इस वक्त सुबह 7 बजे से मैं क्लासेस लेने लगता हूँ, शाम के 7 बजे तक तो मेरी ऑफलाइन क्लासेज ही रहती है। उसके बाद में वीडियो शूट करता हूँ, तो ये भी रहता है कि यार जल्दी घर जाना है, लेट है, जाके पढ़ना भी है, थोड़ा आपके लिए भी मटेरियल उठा कर लाना है, थोड़ा इमरजेंसी काम भी होते हैं, घर के भी काम होते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा जल्दबाजी में कभी क्या कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, इस बार हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ एरर होता ही है, बट फिर भी मैं कंटेंट और क्वालिटी के साथ आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। आप पूरी क्लासेस देख लीजिए, क्रैश कोर्स है। मैं चाहता तो इसको ऐसे एक होता है ना एग्जाम टाइम में अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या पब्लिसिटी स्टंट के लिए मैं इसको बड़ा शॉर्टकट फॉर्मूले बता के आपको बता देता, बट फिर भी जितने भी कॉन्सेप्ट पे हमने डिस्कस किया है डीपली किया है, ताकि कम पढ़े लेकिन बेस्ट पढ़े, परफेक्ट पढ़े। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर, और इसके अलावा बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। दोनों चीजों की बात आज होने वाली है। ठीक है, चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए भाई, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर वैसे ही कहानी है जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ी थी, बस फर्क इतना है, कल हमने जब पढ़ा था प्रोजेक्टाइल तो हमने कहा था कि भाई हम ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे और ये एक हाइट तक जाके वापस गिरेगा। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि नहीं, ऑब्जेक्ट पहले से ऊपर है, यहाँ पर है, यहाँ पर पहले से ही ऊपर है ऑब्जेक्ट। ये लो, ये एक टावर है, ये एक टावर है, ये लो मैं इसको ऐसे बना देता, ये एक टावर है और यहाँ पे फेकुराम खड़ा है, इसने गेंद को किक मारी या कुछ भी मारी समझ लो। तो यहाँ से मुझे प्रोजेक्टाइल की पूरी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले
मैं इसी में सब कुछ सारे केस जितने भी है क्लियर करवा दूंगा। यदि इसने u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से गेंद को नीचे फेंकना चालू किया, गेंद है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसको नीचे फेंकना चालू किया, तो धीरे 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 वो नीचे आएगा। लेकिन इस इनिशियल कंडीशन में यानी पॉइंट ए पर क्या क्या होने वाला है देखो, तो यहाँ पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी u रहने वाली है, बट x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कभी नहीं होने वाला, क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं, x डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, और जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक एक्सीलरेशन यानी त्वरण नहीं होगा। सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी, तो आप पहले प्रीवियस क्लासेस देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि यदि प्रीवियस क्लासेस आपने देखी है तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें आपका दिमाग घूमेगा। उसके बाद क्लासेस देखने के बाद, है ना, आप परफेक्टली कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और हर सवाल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन भाई साहब पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स करने से आती है, बोलने से या सुनने से नहीं आती है, ठीक है। चलिए अब देखो, जब इसने इसको किक मारी, गेंद जो भी थी, ये लो गेंद लेता हूँ, उसको किक मारी, तो u वेलोसिटी से ये गेंद x डायरेक्शन की हो गई, बट y डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं था, यानी y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी 0, ठीक है। बट जब एक बार इसने किक मार दी तो किक मारते ही गेंद आगे खिसक गई, और जैसे ही गेंद आगे खिसकने के बाद में जो एक्सीलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, यानी धरती माता इसके ऊपर फोर्स लगाना चालू करेगी, और जैसे ही धरती माता फोर्स लगाना चालू करेगी, मैं इधर लिख देता हूँ, एक एक्सीलरेशन आ जाएगा जिसे हम स्मॉल g लिखेंगे, और इसकी वैल्यू मैं नेगेटिव ले लेता हूँ क्योंकि नीचे की ओर है। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट h है, तो एक तरीके से हाइट भी आपकी कैसे आएगी, नेगेटिव ही आने वाली है। यदि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करते हैं तो उसमें नेगेटिव लेना है, अदरवाइज मैं भी देखो चुटकियों में करवाना आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा, अभी फटाक से सीख जाओगे आप, ठीक है। फिलहाल मैं एस ले लेता हूँ और जी यहाँ पर नीचे की ओर है। तो जैसे ही इसको एक बार u वेलोसिटी आपने दे दी, u वेलोसिटी देने के बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, अच्छा मैंने यहाँ लिखा था, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, g है। g यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं हम वैसे नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन है, बट अभी मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, आपको लिख देता हूँ g इधर और h इधर है, ठीक है। समझ गए ना, नीचे का डायरेक्शन है तो नेगेटिव, ऊपर का डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। अब ये बॉल कहीं इस पॉइंट पे पहुंची, जब इस पॉइंट पे पहुंची तो इसके पास वेलोसिटी आई, कौन कौन सी आई देखो, जैसे जैसे नीचे आएगी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की वजह से इसकी जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी वो बढ़ेगी, पहले 0 थी ना, अब नीचे की ओर भी आ रही है और आगे की ओर भी चल रही है, एक साथ दो साइड चल रही है, नीचे भी चल रही है और आगे भी चल रही है, देखो ऐसे जा रही है ये, ठीक है, ऐसे। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे y डायरेक्शन की बढ़ने लग जाएगी, बट x डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो कोई भी कांस्टेंट, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होने की वजह से कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आने वाला है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और x डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहती जाएगी। ये लो भाई, और ये आपका ux है, ठीक है भाई, समझ गए। चलिए यहाँ पर एंगल कितना बनेगा वो भी आप निकाल सकते हैं, जो हमने कल भी बात की थी। देखो मान लो ये नीचे की ओर आ रही इधर, और हॉरिजॉन्टल के साथ इसने एंगल बना दिया इधर, थीटा एंगल बना दिया, कितना बना दिया, थीटा। तो यदि मैं इसको कुछ ऐसा लूँ, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, कुछ ऐसे गिरेगी नीचे आके, तो यदि मैं इधर ऐसे ले लूँ ऐसे, तो ये तो आ गया आपका uy, ये आ गया ux, और tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा uy डिवाइड बाय ux। ये हमने कल बात कर ली थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है इसका जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितना डायरेक्शन आपका बनाने वाली है, किस एंगल पर ये आने वाली है, हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना एंगल बनाने वाली है, ठीक है। ये सब यहाँ से निकल कर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो आगे मेरी बात समझ में इतना, ठीक है। यहाँ से जो मैक्सिमम रेंज है वो है r, मैक्सिमम रेंज है r, भाई इतनी दूरी तक ये जाकर गिर जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी कवर होने वाली है, उसको हम बोलेंगे रेंज। ये सब हमने कल की क्लास में बात कर ली थी, तो आज मैं ज़्यादा इन चीज़ों को बताऊंगा नहीं, बस सीधा सीधा समझाऊंगा। अब देखो कल हमने एक बात की थी कि भाई साहब जब इस तरह से 2D मोशन होती है तो एक बंदा ऐसा होता है जिसकी वैल्यू सेम रहती है, और उस बंदे का नाम होता है टाइम। टाइम हमेशा सेम रहता है,
टाइम बड़ा बलवान है, वो कभी अपने आप को नहीं बदलता जल्दी से, हम चाहकर भी उसे नहीं बदल सकते। तो जब यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, ये वाई डायरेक्शन में भी वो मोशन करेगा, एक्स डायरेक्शन में भी मोशन करेगा, भाई वो नीचे भी आएगा और आगे भी चलेगा, लेकिन टाइम सेम रहेगा। तो मैं उस टाइम की वैल्यू निकाल लेता हूँ टी। अब देखो, हमने कल कहा था कि यदि आप एक साथ यूज करना चाहो तो आप वेक्टर्स यूज कर सकते हो, एक्स वाई जे, आई कैप जे कैप के कैप करके। लेकिन यदि आपको उसमें डिफिकल्टी होती है, जो कि नॉर्मली सबको होती है, तो आप पहले प्रीवियस क्लासेस जाके देखिए, फिर आपका वेक्टर बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप मान लो प्रीवियस क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए और आज आप क्लास में आए हो, तो मैं आपको एक बात फिर बता देता हूं कि आप दो अलग अलग डायरेक्शंस को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं तो आप वेक्टर्स यूज करिए। लेकिन आप वेक्टर्स यूज नहीं करना चाहते तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन के बारे में अलग अलग करके पढ़ लीजिए, दोनों अलग अलग डायरेक्शन के बारे में अलग अलग करके पढ़ लीजिए। तो हमारे पास यहाँ एक्स डायरेक्शन में भी मोशन है, वाई डायरेक्शन में भी मोशन है। तो सबसे पहले मैं वाई डायरेक्शन की बात करता हूँ, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का मुझे पता नहीं वो कितनी दूर जाके गिरी है, लेकिन मुझे पता है कि वाई डायरेक्शन में वो एच हाइट नीचे आई है, ऑब्जेक्ट जो भी है वो एच हाइट नीचे आया है, और एच हाइट नीचे आता है तो फॉर्मूला होता है 2h/g रूट। भाई साहब, इस बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और कल भी बात की थी हमने, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। यहां से नीचे आने में इसे टी टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैं ऐसे कहूं, टी टाइम में वो नीचे भी आ रहा है और टी टाइम में वो आगे भी जा रहा है। भाई साहब, टी टाइम में वो नीचे भी आ रहा है और टी टाइम में वो यहां से यहां पे भी जा रहा है, यानी रेंज वाले पॉइंट तक भी जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज परास यानी एक्स डायरेक्शन में इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी कह दो, वो कितना होने वाली है। तो ध्यान से देखिए, ये होने वाली है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेग इंटू समय। और आप यदि रेंज की बात करेंगे तो वेलोसिटी यहाँ पर आपकी u आएगी, यानी यू एक्स लिख दो या u लिख दो, क्योंकि x डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी दी है u। और आपका जो टाइम है, मैंने कहा टाइम तो हमेशा सेम रहता है, तो जितने टाइम में आप ऊपर से यहाँ होगे उतने टाइम में आप यहाँ से यहाँ यानी इस पॉइंट पर भी पहुंचोगे, यहाँ से यहाँ भी उतने टाइम में पहुंचोगे जितने टाइम में ऊपर से आप नीचे आओगे। अरे भाई, कूदोगे तो जितने टाइम में आप नीचे गिरोगे उतने टाइम में यहाँ पे भी तो आ रहे हो, जमीन को तो आप एक साथ छू रहे हो। इस पॉइंट पे जहाँ पे एक्स और वाई दोनों मिल रहे हो वो तो सेम है, ये वाली वैल्यू सेम है। तो सेम टाइम में आप धरती पर आके गिरते हो तो सेम टाइम में आप इस बिल्डिंग से इतना दूर जाके भी गिरते हो, ठीक है। तो मुझे ये तो चेक करना है हम कितनी दूर जाके गिरेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाके गिरेगा। तो हम यहाँ पर टाइम की बात करेंगे, टाइम हमारा यही रहेगा 2h/g। ये हमारी रेंज आ गई। देखो, बताओ कहाँ दिक्कत आई, सब कुछ तो क्लियर है, ठीक है भाई। आगे पढ़े, चलिए तो आगे की बात करते हैं, 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 ठीक है। अब देखिए भाई, मान लो आपको इस पॉइंट पर, इसका नाम है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, देखो यार, चलो चलने दूँ क्या, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ uy, यहाँ पे अंदर डाल देता हूँ अंदर uy। अब आप समझ लेना भाई, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो है आपका y, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है x, ठीक है। तो मुझे P पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, P पॉइंट पर मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी, ये निकालनी है। अब इधर से देख लो तो आपको ux और uy दोनों चाहिए, और वही बात है ux और uy दोनों चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, ux और uy दोनों चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, ux और uy दोनों चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ भाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, आप आसानी से भी ले सकते हो, या मैं ऐसे करूँ क्या, y कोऑर्डिनेट्स ऊपर से भी मान सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो, यदि मुझे यहाँ पर पहले मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ पॉइंट P पर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी पथ का समीकरण। और कल ही हमने कहा था, कल भी मैंने बताया था और कल भी हमने डिस्कस किया था, पथ के समीकरण का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो आप पहले x ले लीजिए, x डिस्टेंस की बात करें, मान लो टाइम लग गया t,
टी टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा है, यानी टी टाइम में ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे भी आया है, टी टाइम में ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर भी आया है। तो एक्स और वाई का रिलेशन यदि हमें निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो u cos थीटा, सॉरी वेलोसिटी, मुझे तो प्रोजेक्टाइल घूम रहा है दिमाग में, इनटू टाइम। तो x इज इक्वल टू वेलोसिटी आपकी है u, x डायरेक्शन में तो आपकी u ही वेलोसिटी है ना, और टाइम आपका है t। x की वैल्यू ये आ गई आपके पास, यानी t इक्वल टू आप लिख सकते हो x बाई यू। ये लो कंप्लीट, ठीक है। ये क्यों लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं ली, गति के समीकरण क्यों नहीं लिए? क्योंकि गति के समीकरण में आता है कि वो तब यूज कर सकते हैं जब आपकी मोशन एसिलरेटेड मोशन हो, है ना, त्वरण हो, एसिलरेशन हो लेकिन कांस्टेंट हो। बट एक्स डायरेक्शन में तो एसिलरेशन है ही नहीं, अभी मैंने यहाँ लिखा था एक्स डायरेक्शन में तो एसिलरेशन है ही नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो मुझे सिंपली लेना पड़ेगा वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन मैं वाई डायरेक्शन के लिए बात करूँ, वाई डायरेक्शन के लिए मैं वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट एसिलरेशन काम कर रहा है, और जब एसिलरेशन यहाँ पर है तो मुझे लेना पड़ेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और वाई डायरेक्शन की यदि बात की जाए, वाई डिस्प्लेसमेंट जो भी आपका होने वाला है, तो यहाँ पर देखो ut की यदि मैं बात करूँ तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी में ग्राउंड से लेके जा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ut इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी जीरो है, और टाइम मेरा यहाँ पर t जो भी है x बाई यू है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा हाफ, प्लस में लिख देता हूँ हाफ, a की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी माइनस का g, और साथ में लिखना पड़ेगा t स्क्वायर, साथ में लिखना पड़ेगा t स्क्वायर। एक काम और करूँगा मैं, एक काम और कर लेता हूँ भाई, एक काम और कर लेता हूँ। आप कैसे समझेंगे इस चीज़ को, मैं इसको थोड़ा आसान बनाना चाहता हूँ, आसान बनाना चाहता हूँ। तो एक काम कर दे हम, एक काम कर दे, एक काम कर देते हैं हम, एक काम कर देते हैं, एक काम हम ये करते हैं, मुझे डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, रेफरेंस पॉइंट आप यहाँ पर लेना चाहते हो या यहाँ पर लेना चाहते हो, ठीक है। हम ग्राउंड पर लेकर चलना चाहते हैं कि ग्राउंड से वाई डायरेक्शन ऊपर चाहिए, वाई डिस्टेंस ऊपर चाहिए, तो एक काम करो चलने दो, और टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ले लो x बाई यू, ठीक है। आप ऊपर से भी ले सकते हो, आप ऊपर से भी ले सकते हो, यदि आपको इसको जीरो मानोगे तो यहाँ पे आपका प्लस का x और माइनस का y हो जाएगा। नीचे आ रहे हो ना आप, नीचे आ रहे हो ना, लेकिन फिलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट के लिए ऊपर जा रहा हूँ, मेरा रेफरेंस पॉइंट ये माना है मैंने, रेफरेंस लाइन ये मानी है मैंने, ठीक है। रेफरेंस लाइन का थोड़ा ध्यान रख लेना कि रेफरेंस लाइन क्या है आपकी। तो y बराबर ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा आपका, यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर आएगा, और ये बनेगा जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस में, तो y बराबर आ जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये लो भाई, ये रिलेशन आ गया आपका, y और x के बीच का रिलेशन निकल के आ गया। और इस इक्वेशन को यदि आप देखोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वो इक्वेशन होती है पैराबोला की। भाई साहब क्या बोला, पैराबोला। हमने कल भी बात की थी कि भाई पैराबोला होगा, परवलयाकार पथ होगा, परवलयाकार पथ होगा। ये माइनस और प्लस केवल डायरेक्शन लेने की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भाई, आप ऐसे देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ से लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है, ठीक है। क्लियर है? चलिए भाई थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं भाई, आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं। मैं वेलोसिटीज़ की बात करूं, मैं वेलोसिटीज़ की बात करूं तो इस पॉइंट पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो आपकी यू ही रहेगी, क्योंकि ये फिक्स है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो आपकी यू ही रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना यार, x डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलेगी नहीं। लेकिन ये y है यहाँ पर, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि आप नीचे उतर के आ गए h तक। कितना नीचे आ गए आप? h तक। ये लो, ऊपर से नीचे आप h आ गए हो, तो आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि जब आप मैक्सिमम हाइट से नीचे की ओर आते हो तो आपकी वेलोसिटी जो होती है वो हो जाती है √2gh। आप कितना नीचे आए हो? √2gh जो है वो ऊपर से नीचे वाला पॉइंट है। नीचे से ऊपर आप फेंकते हो तो आपके पास पता है ना हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u²/2g। कल भी हमने बात की थी और हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पर देखते हैं v = √2gh, तो v ये मेरा y आ गया है। मैं यानी y डायरेक्शन की वेलोसिटी ले लेता हूँ, ऊपर से कूदा हूँ मैं, यानी जीरो वेलोसिटी से यहाँ तक आते आते मेरी y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई है
√2gh, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2gh, हाइट मैंने h ही ली है, ठीक है। आप यदि h नहीं लेना चाहते हो, पूरा h लेना चाहते हो, तो h में से y को माइनस कर दो, यहाँ तक की हाइट निकल के आ जाएगी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं 2g, टोटल हाइट h है, जमीन से मैं कितना ऊपर पहुंच गया हूँ, y हाइट पे पहुंच गया हूँ, y हाइट पे मैं आ गया हूँ, इतना मुझे चाहिए, तो पूरी में से मैं इतनी माइनस कर दूंगा, ये मेरे पास निकल के आ जाएगी। आप कोई भी फॉर्मूला ले लो, लेकिन ये थोड़ा ऐसा अजीब सा था ना, इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी ux² प्लस uy², देन u इक्वल्स टू, यदि आप ऐसे नहीं समझना चाहते, वेक्टर्स में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर्स में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। u इक्वल्स टू आपके पास आएगा ui कैप प्लस uj कैप, u इक्वल्स टू आप बात करेंगे तो ui कैप, यहाँ पर बात करेंगे ui कैप की, i कैप आपका x डायरेक्शन में वेलोसिटी u ही है, तो ui कैप, मैं ux एंड uy लिख देता हूँ। y की बात करते हैं, y डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है आपकी √2gh, और साथ में आएगा j कैप, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव वैल्यू को मैं यहाँ क्या लिखूंगा, नेगेटिव। ये केवल ये बताने के लिए है कि भाई u जो है x डायरेक्शन में है, वो पॉजिटिव x की ओर है, यानी इधर है, लेकिन ये जो √2gh है, जो uy की वैल्यू है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, यानी ऑब्जेक्ट की y डायरेक्शन में वेलोसिटी नीचे की ओर है, और अब मुझे यदि tan थीटा चाहिए होगा तो मैं लिखूंगा uy/ux, और मैं लिख दूंगा √2gh डिवाइड बाई u। ये तो मेरा tan थीटा निकल के आता है। y, ये देखो y/x, मैंने यहाँ पे बताया। आगे बात करते हैं, यदि आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो आप x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी √2gh का होल स्क्वायर, ये भी निकालना पड़ेगा आपको। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ कहाँ दिक्कत आई। मैंने वही फॉर्मूला यूज किए हैं जो आज तक हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, और कोई एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा दिमाग लगाया, और देखो सबको सॉल्व, एग्जामिनर जो पूछेगा हम वो निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट तो याद होने चाहिए और फॉर्मूला भी पता होने चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप बार बार इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने बैठेंगे तो भाई साहब आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, आपके पास इनफ टाइम भी होना चाहिए, ठीक है, और वो इनफ टाइम हमारे पास रहता नहीं है, यही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। इनफ टाइम नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, और हमारा फिर दिमाग खराब हो जाएगा, और एक बार यदि एग्जाम में हम टेंशन में आ जाते हैं तो भाई साहब पेपर खराब हो ही जाता है। बड़े बड़े पढ़ने वाले धुरंधर जब वहाँ जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, और उसकी वजह से उनका दिमाग खराब होने लगता है, जब उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है या किसी एक सवाल में वो उलझ जाते हैं, और यदि एक बार वो उलझ गए हैं तो फिर तो आपको पता ही है कि उलझने के बाद में क्या होता है, उसके बाद हमसे मरे ही सॉल्व नहीं होता, सवाल जो आता है वो भी हमारा ख़राब होने लग जाता है। एक बार उलझ गए तो उलझ गए, फिर दिमाग खराब, फिर पेपर खराब ही हो जाता है। इसलिए ऐसे उलझना नहीं है, ठीक है, और हमें पता भी होना चाहिए कि हमें कितना आ रहा है, हमें कॉन्फिडेंस अपना डाउन नहीं होने देना है, थोड़ा सा अपने आप को तैयार भी तो करना है, उसी के लिए ये सारा कॉन्सेप्ट का खेल रहे हम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। भाई साहब यहाँ से सवाल बनते हैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज वाले, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज वाले सवाल यहाँ से बनते हैं। इंक्लाइन प्लेन, नत तल पर प्रक्षेप्य गति। अब जिसने प्रोजेक्टाइल मोशन ढंग से समझ लिया वो 2 मिनट में यहाँ से सवाल सॉल्व कर लेगा, जिसने नहीं समझा उसको नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूँ। इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि आपको पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना ही पढ़ना है, फिर देखो भी देखो कैसे फटाफट 5-7 मिनट में हम खत्म कर लेते हैं इस टॉपिक को। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा घुमाता है, कंफ्यूज ज़्यादा करता है। बट यदि आपने पहले वाला प्रोजेक्टाइल मोशन जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, यदि वो पढ़ लिया है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाएगा। बाकी देखो अपना देसी तरीका, अभी देसी तरीका बड़ा काम आने वाला है अपने। देखो इसने कहा है कि भाई साहब ये आपके पास, मैं इधर लिख दूँ क्या, इधर बना देता हूँ डायग्राम, है ना, थोड़ा सा जगह बच जाएगी मेरे पास, इधर थोड़ा सा नीचे लेके, ताकि जगह का खेल बन जाएगा। ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, प्लेन है, धरती माता है, इसके ऊपर एक इंक्लाइन प्लेन पड़ा हुआ है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, ये लो।
आप ये इंक्लाइन प्लेन यहाँ से कोई भी एंगल जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया अल्फा एंगल, अल्फा एंगल पर ये यहाँ पर है। अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका और उसने ऐसे मोशन की और यहाँ जाके टकरा गया, वो यहाँ जाके टकरा गया। यदि ये प्लेन और ये प्लेन कोइंसाइड करते नीचे होता तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती पूरी यहाँ पर आता है, लेकिन अभी ये यहीं पर ही आ गया। मान लो एक फिसल पट्टी लगी हुई है, ऐसे ऐसे आती है ना फिसल पट्टी, ऐसे आप ऐसे खेलते हो ना, है ना, ऐसे जैसे फिसल पट्टी बैठते हो ऐसे नीचे की ओर खींच के चले आते हो। तो मान लो ज़मीन से मैंने कोई गेंद फेंकी और फिसल पट्टी पे ऊपर कोई आदमी बैठा है तो गेंद जाएगी और उस आदमी के हाथ में रहेगी। तो भाई साहब देखो यहाँ पर वो ऊपर वाले पॉइंट पर किसी पर जाकर टकराएगी। अब मुझे यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरा सब कुछ निकालना है कि भाई साहब इस एंगल यानी इधर हाइट मैक्सिमम कितनी होगी, हाइट मैक्सिमम कितनी होगी। अब देखो इसके दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका है कि आप एक काम करो, उसको भूल जाओ और आप जब आप ऐसे करते हो तो आप ऐसे देखते हो ऐसे। यदि मैं इसको टेढ़ा कर दूं तो मेरी गर्दन भी थोड़ी थोड़ी टेढ़ी होनी चाहिए, तो मुझे ये प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा। भाई कहानी वही रहेगी लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा टेढ़ा। भाई ऐसे था, मैंने ऐसे किया, ऐसे टिल्ट किया, अपनी गर्दन से ऐसे देखा, कहानी वही बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। लेकिन यदि आपकी गर्दन में दर्द है, मोच है, ठीक है, परेशानी है, तो बाबा ढूंढिए, आते ना, अरे आज तो वैलेंटाइंस डे है, बिछड़ा हुआ प्यार है ना, घर में कलेश, ये सब के लिए बाबा मिल ही जाते हैं। वैसे ही मोच वाले बाबा, पहलवान बाबा, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अपनी गर्दन को थोड़ा सा टिल्ट करके देख लेना है, ऐसे वही कहानी बनती हुई नजर आएगी। बट आपको वो कहानी समझ में आ रही है, थोड़ा सा गर्दन को टिल्ट करके देखो, पूरा कहानी समझ में आएगा। मैंने इस गर्दन को ऐसे टिल्ट करके देख लिया, मुझे वही कहानी, वही प्रोजेक्टाइल नजर आ रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मेरी मैक्सिमम रेंज होने वाली है। मैक्सिमम रेंज तो नहीं बट रेंज होने वाली। मैक्सिमम के लिए तो हम एंगल निकालते हैं, जैसे कल हम बात कर रहे थे मैक्सिमम हाइट के लिए हम 45 एंगल ले रहे थे, वैसे रेंज मैक्सिमम हाइट के लिए हम 90 डिग्री एंगल ले रहे थे और रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए हम 45 डिग्री एंगल ले रहे थे। बट आज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये हो गई हाइट मैक्सिमम, ये हो गई रेंज, ठीक है। अब हमने जो गेंद फेंकी है या ऑब्जेक्ट जो फेंका है वो यहाँ से फेंका है थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर फेंका है? थीटा एंगल पर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ग्रेविटी नीचे की ओर काम कर रही है, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को मैंने जब फेंका, इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको दे दी u, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई u cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई u sin थीटा। अरे भाई कल भी तो ऐसे ही था, ऐसे फेंक रहे थे, u वेलोसिटी से, इधर था u cos थीटा, इधर था आपका u sin थीटा। जब आप इसे टिल्ट करेंगे तो ऐसे देखोगे तो इधर चला जाएगा आपका u sin थीटा और इधर आपका आ जाएगा u cos थीटा। ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, ऐसे टेढ़ी गर्दन करके देखो। मैं हट जाता हूँ आपकी साइड से, अब देखो टेढ़ी गर्दन करके आपको ऐसे ही तो दिखेगा ये। अरे ये इधर टिल्ट हो गया ना, कहाँ दिक्कत है? कहानी समझ लीजिए, बस कहानी समझ गए, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, फिर धुआंधार पारी खेलने वाले हो आप, ठीक है। चलिए IPL का ऑक्शन हो रहा है ना, वैसे धुआंधार पारी खेलोगे, बड़े महंगे बिकोगे, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर जाते जाते आपकी वेलोसिटी 0 होने वाली है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर आगे की कहानी पढ़ते हैं। थोड़ा सा फर्क आया है ग्रेविटी का। हमेशा इस टाइप की जो मोशन होती है उसमें ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट करती है और असलियत में नीचे की ओर एक्ट करेगी। लेकिन जब आप इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो ग्रेविटी भी इस प्लेन के साथ कोई एंगल बनाएगी, यानी ग्रेविटी का भी एक कंपोनेंट आएगा, ग्रेविटी का भी एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उस कंपोनेंट की। तो देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे लेके दिखा देता हूँ आपको। ये आपकी ग्रेविटी है और ये आपको ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी, परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी। ध्यान से देखना भाई, इसको भी मैं यहाँ ले लेता हूँ, आपको पता रहेगा। ये 90 है, ये अल्फ़ा है, ये मेरा 90 माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी 90 है, 90 है तो ये भी टोटल 90 होना चाहिए था। 90 में से 90 माइनस अल्फ़ा गया तो ये बच गया अल्फ़ा। अरे भाई ये 90, ये 90, ये 90 तो ये भी 90 होना चाहिए था। जैसे ये 90 वैसे ये 90, ये लो ये 90। अब 90 में से 90 माइनस अल्फ़ा गया तो अल्फ़ा ही तो बचा, ठीक है। चलिए अब क्या आपने ध्यान दिया एक चीज़ पे, इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन ये है, लंबवत लाइन ये है,
और इस प्लेन का परपेंडिकुलर प्लेन ये है, यानी इस परपेंडिकुलर लाइन और इस परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल वही आ रहा है जो कि यहां पर है, जो कि यहां पर है। समझ गए? यानी मैं इसको शॉर्टकट में आपको समझाऊं तो देखो, मैं इसको शॉर्टकट में ले लेता हूं कि भाई आप दो प्लेन की बात कर रहे हैं और दोनों प्लेनों के बीच में एंगल बना हुआ है कुछ, तो उन दोनों प्लेनों का परपेंडिकुलर खींच दीजिए। इस प्लेन का परपेंडिकुलर आप नीचे की ओर खींचेंगे, ये लो, और इस प्लेन का परपेंडिकुलर आप इधर खींचेंगे। दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल वही आने वाला है, यानी अल्फा ही आने वाला है। ठीक है, तो दो प्लेनों के बीच में जो एंगल होगा उन दोनों प्लेनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल होगा। उन दोनों प्लेनों के, उन दोनों तलों के, समतल के लंबवत जो प्लेन खींचे जाएंगे उनमें भी वही एंगल आने वाला है। ठीक है, यानी दोनों प्लेनों के बीच में जो एंगल आएगा, इन दोनों प्लेनों के, इन दोनों लाइनों के जो परपेंडिकुलर होंगे, दोनों जो लंब होंगे, उनके बीच में भी वही एंगल आने वाला है। तो यहाँ पर था हमारे पास g, तो इसका एक कंपोनेंट तो आएगा इधर g cos थीटा और एक कंपोनेंट देखो इधर आ जाएगा g sin थीटा। यानी इसमें मैं एक चीज नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता कि आपका जो, यदि ये जो भी डायरेक्शन है मैं वहां पे लिखता था कि ax0 और ux को मैं लिखता था u cos थीटा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर u cos थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन जो है वो है नीचे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी माइनस का g sin थीटा, माइनस का g sin थीटा। सही है, पहले केवल एक डायरेक्शन में लग रहा था नीचे की ओर, भाई एक डायरेक्शन में लग रहा था हमारा एक्सीलरेशन g, लेकिन अब की बार दो डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो इसके लिए u sin थीटा के लिए एक्सीलरेशन काम करेगा ये, यहाँ पे अल्फा है तो मैं अल्फा लिखूंगा भाई, अल्फा अल्फा, और यहाँ पे भी लिखूंगा मैं अल्फा, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर तब u sin थीटा के केस में ही केवल u sin थीटा के लिए ही एक्सीलरेशन था, लेकिन अब की बार u sin थीटा का जब भी आप जिक्र करोगे यानी y डायरेक्शन, यदि इसको आप x मानते हो तो ये y बना, तो y डायरेक्शन के लिए आपका एक्सीलरेशन अब की बार ये हो जाएगा। और फिर आपका जैसे u sin थीटा है, यदि आप इसे uy समझते हैं तो ay आपका अब की बार g cos फाई होगा, g cos अल्फा होगा, g cos अल्फा होगा। यानी आपके बाद दो एक्सीलरेशन निकल के आ गए इस बार। अब कहानी हमारी आगे पढ़ते हैं, तो अब कहानी से स्टार्ट करते हैं शुरू से। शुरू की कहानी क्या है? शुरू की कहानी सबसे पहले टाइम पीरियड, कितना टाइम लगेगा। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब मैंने अपनी ऐसे गर्दन ऐसे कर ली तो फॉर्मूले पे कोई असर थोड़ी पड़ा, नहीं पड़ा। प्लेन को ऐसे किया तो गर्दन भी ऐसे कर ली, सिंपल सी बात है। यानी टी का फॉर्मूला हमेशा होता है u अपॉन जी, u अपॉन जी, और टी बराबर यही तो होता है u अपॉन जी। याद करो, टी बराबर u अपॉन जी, टी बराबर u अपॉन जी, टी बराबर u अपॉन जी। सही बात है क्या? ये केवल टाइम है ऊपर जाने का, यहाँ तक आने का। अभी नीचे जाने का टाइम और देखना है, तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बराबर होते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2u अपॉन जी। अब ये u क्या लिया जाए? u वो लिया जाए जो मैं ऊपर लेके जा रहा है, और यहाँ पर ऊपर ले जाने का काम इस u sin थीटा का है, तो मैं लिखूंगा 2u sin थीटा। फिर g की बात करें, अब g कौन सा लिया जाए? तो g जो इसके डायरेक्शन में हो या इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसके लिए एक्सेलरेशन हमारा होगा g cos अल्फा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा g cos अल्फा। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, समझ आई? यही तो बात है। ठीक है, h मैक्सिमम हाइट के लिए ले लेता हूँ मैं, कितना ऊपर तक जाएगा। जब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो हम लेते हैं u स्क्वायर बाई 2g। ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल सा। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में लेते हैं या मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं तो यही सब फॉर्मूला आने वाला है, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो h मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर, u कौन सा? जो हमें ऊपर लेके जा रहा है भाई, u साइन थीटा में ऊपर लेके जा रहा है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की बात की जाएगी, और नीचे आएगा 2। लेकिन g कौन सा लिया जाए? g इसके डायरेक्शन में जो है वो लिया जाए। इसके डायरेक्शन में हमारा g cos अल्फा है, तो हम लेंगे 2g cos अल्फा। ये आपका h मैक्सिमम हो गया। बताओ भाई कहाँ दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आ रही, एकदम आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए मिटाओ। ठीक है, तो इसकी कहानी थोड़ा ध्यान से समझना भाई। टाइम पीरियड के फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके बाद में h मैक्सिमम के लिए आ सकता है, इसके बाद में रेंज के लिए आ सकता है, इसके बाद में रेंज के लिए आ सकता है। ठीक है, चलो भाई। यदि मैं बात करूं रेंज की, रेंज इधर,
तो अब की बार देखो क्या होगा। जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं सीधा सीधा ले लेता हूँ यू कोस थीटा इनटू टाइम, और ये जो टाइम होता है ये टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम टी, जो भी हमने निकाला था टी बराबर होता है 2u साइन थीटा डिवाइड में जी कोस अल्फा, यही है टोटल टाइम ऑफ लाइट। लेकिन हमने ये फॉर्मूला तब यूज़ किया था जब एक्सीलरेटेड मोशन नहीं था, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, अब की बार एक्सीलरेशन है और ये रहा, ये इस u के अपोजिट है। एक्सीलरेशन है तो हमें एक्सीलरेटेड मोशन के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और हम लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो रेंज इक्वल टू u, आपका जो u है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है, वो u कोस थीटा है। तो मैंने लिख दिया u कोस थीटा। टाइम, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको टाइम लगा t, तो आप लिखेंगे कैपिटल T, फिर आप लिखेंगे हाफ a आपका g साइन अल्फा है, g साइन अल्फा है, लेकिन ये अपोजिट है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस, और यहाँ पे लिख देता हूँ टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो r बराबर लिख दूँ क्या, u cos थीटा, टाइम का फॉर्मूला वो रहा 2u साइन थीटा, सही बात है ना, 2u साइन थीटा डिवाइड में आपके पास आएगा 2u साइन थीटा डिवाइड में आपके पास आएगा g cos अल्फा माइनस हाफ g साइन अल्फा, टी की जगह आप लिखोगे 2u साइन थीटा डिवाइड में g कोस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा देखो मिटा देता हूँ, जगह कम है मेरे पास। ठीक है, अब आप इसको समझ गए होंगे, फिर जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो रेंज का फॉर्मूला देखो, आपको रटना नहीं है फॉर्मूला, बस समझना है। आपके पास में आएगा 2 u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में g कोस अल्फा माइनस, आप जब यहाँ पे बात करेंगे देखो यहाँ पर 2g है, अरे स्क्वायर से g बनेगा ना, एक g से एक g काट दूंगा मैं इधर, और मेरे पास आएगा हाफ साइन अल्फा इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है भाई, ऊपर वाले का भी स्क्वायर मैं खोल देता हूँ, यहाँ पर ऊपर वाले का स्क्वायर भी मैं खोल देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में यहाँ पे जी स्क्वायर बनने वाला था, एक जी से एक जी काट दिया तो मैंने बचा लिया एक जी, और यहाँ पे बच जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखना भाई क्या होगा, यहाँ पर ये 2 से मैंने ये 4 को काट दिया 2 बार में। ठीक है, अब मेरे पास रेंज का एक फॉर्मूला बनेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा जी कोस अल्फा माइनस, फिर वही बात आएगी 2u स्क्वायर साइन अल्फा 2u स्क्वायर साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में जी कोस स्क्वायर अल्फा। ये मेरे पास एक रेंज का फॉर्मूला निकल के आता है। अब आप इसको कॉन्सेप्ट से समझ लो, और भी निकाल सकते हो, 2u स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, जी बाहर निकाल सकते हो, कोस अल्फा बाहर निकाल सकते हो, तो ये कुछ साइन थीटा बाहर निकाल सकते हो, तो फिर एक फॉर्म बन जाएगी ये कोस थीटा माइनस अल्फा करके, ऐसे एक वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, तो थीटा प्लस अल्फा कुछ ऐसे निकल के आएगी, और आप वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, निकाल सकते हो आप चाहो तो ऐसे ले लो, r बराबर 2u स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन ले लो, जी कोस अल्फा कॉमन ले लो, आपके पास यहाँ पे बचेगा केवल एक कोस थीटा और कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ बचेगा आपके पास साइन अल्फा, एक बचेगा आपके पास साइन थीटा, और यहाँ पे एक बचेगा कोस अल्फा। जैसे आप यहाँ पर एलसीएम लोगे, यहाँ पर एलसीएम लेते ही एक कोस अल्फा और मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा r बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा जी कोस अल्फा। अब इसको आप समेट लेना, आपका जो फॉर्मूला बनता है कोस ए कोस बी लिख लेना भाई, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका मैथमेटिक है। अब आप कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रेंज हो गया, देखो टाइम निकल गया, बिना किसी टेंशन के निकल गया, इतनी टेंशन कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी मुझे। ठीक है, बिना किसी इक्वेशंस को यूज़ करे हुए फटाफट। लेकिन मेरे को उससे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई देसी तरीका तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले उस तरीके में परफेक्ट हो जाऊँ, मुझे सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। मैक्सिमम रेंज की क्या कंडीशन है?
तो देखो आपके पास जो रेंज का फॉर्मूला आया अभी, यह आया था 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड में g कोस अल्फा कोस थीटा साइन अल्फा साइन थीटा डिवाइड में कोस अल्फा, ये आया आपके पास, यही आया ना। और हमने क्या कर रखा था, हमारा इंक्लाइन प्लेन ऐसा था, इसने एंगल बना रहा था अल्फा, और वो ऐसा कुछ हमारा ऑब्जेक्ट था, उसने एंगल बना रखा था इधर थीटा। तो जब हमने ये सब पढ़ा तो हमने एक चीज़ और ध्यान दी कि मुझे आर को यदि मैक्सिमम लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी आर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा थीटा के साथ में, और फिर कई वैल्यू आएगी, जीरो बनाना पड़ेगा और ये सब करते जाना पड़ेगा, तो मुझे पता लगेगा भाई ये इस एंगल के साथ क्या किया जाए, तभी मेरे पास लास्ट में निकल के आएगा। लेकिन ये हो गया थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा आसान बनाते हैं इसको। मैक्सिमम रेंज की कंडीशन कैसे निकाली जाए, तो ध्यान से देखना भाई। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि आप जब इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं इस तरह से, तो ये प्लेन और आपका जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो ऐसे रहती है, और दोनों के बीच में एंगल बनता है 90, और आपको प्रोजेक्टाइल को फेंकना होता है इन दोनों के बीच में, यानी 45 डिग्री पर। थीटा 45 डिग्री पर होता है तब जाके आपकी आर जो हो जाती है वो आर मैक्स हो जाती है, और आप आर मैक्स लिखने के बाद वैल्यू बना लेते हो u²/g। यही आती है ना, ठीक है, यही तो आती है। अब देखो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है वो इस एक्सीलरेशन यानी ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन जी की जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, कैसे समझ लो, ये जो लाइन है इस लाइन के साथ और इस प्लेन के साथ बनता है। वैसे ही यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, वैसे मैं यहाँ पर यदि बात करूँ तो यहाँ तो मेरा एंगल है अल्फा, ये मेरा है जी, ये मेरा है जी। मुझे इन दोनों के बीच में कहीं फेंकना है, और जहाँ से मैं फेंकता हूँ वो एंगल को मैंने अभी लिया था थीटा। तो इस प्लेन से ये एंगल थीटा है, तो इस प्लेन से भी एंगल कितना होगा, थीटा। अरे भाई ये 45 है तो ये 45, इसको थीटा बोलते हो तो ये भी थीटा ही हुआ ना। एक्चुअली में आप इस प्लेन के साथ इस वेलोसिटी का जो एंगल है वो आप लेते हो थीटा, यही तो लेते हो। यहाँ पर आपने इधर वेलोसिटी दी है, मतलब 45 डिग्री पे आप फेंकोगे तो एंगल आपका 45 आएगा। वैसे ही आप इस जी से इस प्लेन को आप पहले उठा चुके हो तो अल्फा तो ये उठा चुके हो, अब आप ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, और उसने प्लेन के साथ एंगल बनाया है थीटा। तो प्लेन के साथ जो वेलोसिटी ने एंगल बनाया है 45 डिग्री, इधर भी तो वही बनेगा, यानी इधर थीटा बोलो तो इधर भी तो थीटा होगा। इसके साथ, किसके साथ, गलत 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 गलत, इसके साथ, इसके साथ 45 45 45 90, 45 को थीटा बोलो तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, यानी ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब देखो ये टोटल एंगल कितना बना, इस टोटल एंगल को देखो, थीटा थीटा मिलके बनाएंगे 2 थीटा, और साथ में नीचे ये अल्फा भी आ जाएगा प्लस का अल्फा, और ये दोनों मिलके बना देंगे 90। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो 2 थीटा बराबर आप लिखोगे 90 माइनस अल्फा, और थीटा बराबर रखोगे 90 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। ये लो भाई, हो गया आपका काम खत्म। यदि आप इसे और आगे सॉल्व करते हो तो थीटा बराबर आप लिखोगे 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, 2 का डिवाइड इधर दे दो, 45 माइनस अल्फा बाई 2। ये भी कई बुक्स में ये मिलेगा आपको, वरना आप यहाँ से देख लो। अब मैं कहूँ रेंज मैक्सिमम कितनी होगी, तो जब आप इस फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करोगे तो आप जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखो कहाँ गया डस्टर नीचे गिर गया है, एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, एक क्या दो ही कर देता हूँ मैं। यदि मैं ऐसे फेंकूं, नीचे से खड़ा होकर ऊपर फेंकूं, तो मेरी जो रेंज मैक्सिमम होगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा u²/g 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, आपको कई बुक्स में मिलेगा। लेकिन यदि मैं ऊपर से खड़ा होकर नीचे फेंकूं तो मेरा यही रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा u²/g 1 माइनस साइन अल्फा। देख लीजिएगा भाई, आपकी बुक्स में मिल जाएगा आपको ये फॉर्मूलाज। ठीक है, कई बुक्स में आपको ये फॉर्मूलाज मिलेंगे, तो आप समझ लेना। ठीक है, समझ में आया? सबसे बेस्ट ये, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, ये हमें नहीं आता है। और एक ये हमने आज के कॉन्सेप्ट जितने पढ़े उनमें हमने सबने पुराने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। ये मैंने इसलिए किया, मैं चाहता तो इसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर, गति के समीकरण लगा कर सकता था, लेकिन मैंने ये इसलिए किया ताकि आपको ये पता रहे कि हमने जो बेसिक छोड़ दिया है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो यदि वो हमारा क्लियर हो तो सोचो आगे फिजिक्स कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन हमें ये बात कोई बताता नहीं है, और हम सोचते हैं ये तो पहले चैप्टर का है, पहले चैप्टर में काम आएगा। नहीं,
जितना हम बेसिक पढ़ते आ रहे हैं, यदि हम उन्हें कवर करते चले तो फिजिक्स आगे आगे डिफिकल्ट नहीं, आसान होती जाएगी, लेकिन पीछे का हमारे दिमाग से भूलता जाता है, निकलता जाता है। हम प्रैक्टिस करते नहीं, रिवीजन करते नहीं, और उसके बाद में आगे का हमें टफ लगने लग जाता है। आज की क्लास में मैंने कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं की, लेकिन डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो मैंने फॉर्मूला पहले निकाले थे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, केवल उसको यूज़ किया, पूरा केस सॉल्व। मेरे पास जो डेटा था मैंने उसी डेटा को घुमा फिरा के काम में ले लिया, नो प्रॉब्लम। मजा आया, एंजॉय किया? आज लाइक और शेयर ठोक देना भाई, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है? तो आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेन वाली जो आती है ना, बरसात और छाता, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, इन सब के बाद में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। यानी एक एक क्लास में हम चलेंगे अब, ठीक है? लंबी क्लास होने वाली है, ठीक है? तो मज़ा आया है तो आज तो ठोक देना भाई खुश हो जाए, आपका भाई खुश हो जाना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज्ञा दीजिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।